Hey, welcome back to my channel Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. Okay, so today's tutorials is the continued video of the previous video, which is on chapter 4 dimensional analysis. So here we will going the analysis of dimensions and how the dimension formula is used to derive the physical quantity relations as well as to check the correctness of a physical formula. Okay, so both the functionalities are utilized here for the dimensional analysis, and we are ready to perform all the numerical examples using the dimensional analysis. So in today's tutorial I will be going to cover all these topics. So I will give you some brief about this. The first topic to be covered is dimensional formula. Second is different types of variables and constant, uses of dimensional equations, then check the correctness of physical relation, then principle of homogeneity. Okay, what it states, the principle of homogeneity states that in whatever conditions and whatever situation the dimensions remains to be the same. For example, in the physical equation or a physical relation, the left hand side and the right hand side, both sides have the same physical dimensions. Okay, so this is stated by principle of homogeneity. Then is derive the relation between various physical quantities. Then conversion of one system of unit to another. Okay, limitation of dimensional analysis. There are some limitations, so we will going to be cover here some example questions regarding the dimensional analysis. So these are the topics to be covered today. Okay, so be ready, and I will be giving you all these things with nice examples so that you can capture this in your mind and score good marks. चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है। यहाँ पर हमने स्ट्रेस से पहले वाली जो टेबल थी वो ऑलरेडी कर चुके थे, जिसमें कि लास्ट हमारा इम्पल्स था। ठीक है, तो इम्पल्स के आगे हमारे ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला और ऐसा यूनिट मैंने यहाँ लिख दिए हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको वन बाय वन कराता जाऊंगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रेस अपॉन जो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस एक रेशो होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज का, फोर्स और एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, याद रखना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का हो गया mL_t-2 और एरिया का हो गया S2। तो यहाँ पे हो जाएगा mL-1t-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, सो इट इज अ रेशो ऑफ डायमेंशंस। सो यहाँ पे ये डायमेंशन लेस होएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए इंक्रीज इन लेंथ होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल है ये। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज अ स्ट्रेन। सो ये डायमेंशन लेस ही होगा और इसकी ऐसा यूनिट भी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, डायमेंशन क्या होगा mL-1t-2। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, तो हमने यही लिख दिया mL-1t-2। और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता इसलिए 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का mL-1t-2। समझ में आया बच्चों? आगे इसका ऐसा यूनिट तो बहुत सिंपल ही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सिंपल जो आपकी प्रेशर या फोर्स अपॉन एरिया का ऐसा यूनिट होगा वही आपकी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। ठीक है, तो ऐसे इलास्टिसिटी के कई सारे रेशोज होते हैं जो कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होते हैं, जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेन का चैप्टर करेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का चैप्टर करेंगे, उसमें क्लियर होएगा आपको कि किस तरह से ये जो रेशो हैं ये हमारे मैकेनिक्स में काम आते हैं। ठीक है, नाउ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो एक रेशो होती है फोर्स अपॉन लेंथ की। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रोप में क्या मतलब एक पानी ले लो। ठीक है, तो पानी का जो सरफेस है उसके अंदर भी सरफेस टेंशन होती है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से, फोर्स अपॉन लेंथ। ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL-t-2। ठीक है, और लेंथ का हो गया आपका L, तो यहाँ पे फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL0t-2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आपको कुछ के तो याद ही होने चाहिए, जैसे फोर्स का हो गया तो mL-t-2। ठीक है, फोर्स का क्या है mL-t-2, और स्ट्रेस का भी याद रख लेना आप mL-1t-2। नाउ आगे करते हैं सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये बहुत सिंपल है, एनर्जी का हमने लिख दिया mL2t-2 और एरिया लिख दिया हमने L2। ठीक है, तो आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1L0t-2 जूल पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? देखिए एनर्जी का हो गया जूल और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर।
नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट, सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेडियंट आ रहा है, अपॉन में डिस्टेंस कर दो, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो LT-1 अपॉन में L, m0 L0 T-1, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, पर सेकंड, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो टेबल इसके कंटेंट्स है वो कवर करते हैं हम, ठीक है। सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम, ओके। सो आगे चलते हैं हम, ठीक है। 6 हमने कर लिया था, तो 7th है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रेशर अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो सिंपल है, प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, mLT-2, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का T-1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है फोर्स का है, ठीक है। तो फोर्स का mLT-2, एरिया का L2 और वेलोसिटी ग्रेडियंट का T-1। तो जब इसको सोल्व करेंगे आएगा m1L-1 T-1, और इसकी SI यूनिट होती है डेकापोइस। याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, डेकापोइस, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L-1 T-1, ठीक है, बहुत सिंपल है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला जो है हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू डायमीटर इनटू डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी इनटू डायमीटर इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। तो हमने क्या करा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोमिनेटर में ले आए और रेनॉल्ड नंबर को जो राइट हैंड साइड पे था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो हमारा रेनॉल्ड नंबर का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसे आप याद रख लेना, ठीक है, तो आपके आगे काम आएगा। सिंपल सा हमने इसको सोल्व करना है, तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ml-3 होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डायमीटर का L हो जाएगा, वेलोसिटी का LT-1 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का m1L-1 T-1। सोल्व करेंगे तो m0 L0 T0। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती क्योंकि एक नंबर है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्मूला इसका कुछ नहीं है, ये एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि हमारा एंगुलर मोमेंटम में काम आता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, देखो P से डिनोट करते हैं, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और एक होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको क्या कहते हैं हम, देखिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर मास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जब इसको हम खोलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे जो k है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। जब मास को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं इस रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर से, तब हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे इसको मिटाते हुए, ठीक है। ये जो है हमारा आगे करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो डिस्टेंस होता है तो m0 L T0, इसका ऐसा यूनिट मीटर ही होगी। नेक्स्ट एंगल है हमारा, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनलेस, m0 L0 T0, इसकी ऐसा यूनिट रेडियन, ओके। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगल पर यूनिट टाइम, तो m0 L0 T-1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारे 11 और हो गए, आगे और भी हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे, बहुत सारे करेंगे। तो हम आगे करते हैं, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ गए। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक तरह से जो इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया, ठीक है, कि अगर बॉडी एक रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी। इसी तरह से जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तो वो एक प्रोडक्ट होता है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो क्या है कि ये एक हमारा मार्कर है और ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है एक रोटेटरी मोशन में मूव कर रहा है इस डस्टर के अराउंड, ठीक है। तो ये जब मूव कर रहा है तो इस डस्टर से लेकर इस पार्टिकल तक का डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होगा हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और इसी का स्क्वायर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मास से तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। नाउ मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन, एक डिस्टेंस है तो l स्क्वायर रेडियस, तो ml² T0, ये kg मीटर पर स्क्वायर हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है।
क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर बस एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो वही है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-1 और टाइम का t, तो m0 L0 t-2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ एंगुलर मोमेंटम देखो, इसको डिनोट करते हैं L से, और इसका एक फॉर्मूला होता है rp sin थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जितना r का होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है r sin थीटा होता है वो, और उसे t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला आता है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है। देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब भी हम एंगुलर मोमेंटम में आते हैं तो वो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने करा था अभी, m1 L2 एंड t0। ठीक है, m1 L2 t0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से t-1, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ जाएगा m1 L2 t-1, और ऐसा यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नाउ टॉर्क और कपल करेंगे, तो टॉर्क जो होता है क्या होता है कि जैसे हमारा फोर्स होता है, एक होता है लीनियर फोर्स। ठीक है, एक डायरेक्शन में, एक सिमिलर डायरेक्शन में जा रहा है हमारा फोर्स। लेकिन टॉर्क में क्या होता है, ये एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ठीक है, ये वो फोर्स होता है, ये वो एंगुलर फोर्स होता है जिससे कि एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट, रोटेट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बुक है। ठीक है, तो ये जब ऐसे बुक है रोटेट कर रही है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसकी एक्सिस कौन सी है, इसकी एक्सिस ये है। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है। नाउ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तभी तो इसका टॉर्क है। ठीक है, तभी तो टॉर्क कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हमें एक्सिस नहीं पता होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे। समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो बुक की लेंथ हो गई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और हम जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हमारा हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स हमारा टॉर्क हो जाता है। इसको ताऊ से डिनोट करते हैं। ताऊ एक ग्रीक वर्ड है, आपको बता दूं, तो ये वहां से लिया गया है। और इसका एक और फॉर्मूला है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आर साइन थीटा हो जाता है, तो एफ आर साइन थीटा। ठीक है, सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका देखिए फॉर्मूला है mL t-2, हमारा फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गया हमारा, तो हमारा फॉर्मूला हो गया m1 L2 t-2, और ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। नाउ फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड m0 L0 t-1 पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया? अभी इसके बाद थोड़े से और हैं, ठीक है, तो वो करते हैं हम। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला t-1 हो जाएगा सिंपल, तो m0 L0 t-1, और हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम करेंगे तो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि देखिए लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर इसमें मैं कंपेयर करूँ तो हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर हाफ एज इट इज मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला होएगा, यहाँ पर मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो t-2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कैसे आप कह रहे हो कि t-2 हो जाएगा, तो देखिए ओमेगा का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड, तो 1 टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 t का स्क्वायर, नीचे t का स्क्वायर आएगा तो ऊपर हो जाएगा t-2, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे ml स्क्वायर t-2, और इसकी जो मतलब ये एक तरह से एनर्जी ये है, तो इसकी ऐसा यूनिट जूल होगी। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है या फिर लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, एक तरह से एनर्जी है, तो हमारी एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल होगी, तो यहाँ पे जूल। नाउ टेम्परेचर, फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 L0 t0 एंड केल्विन। केल्विन इसकी ऐसा यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वांटिटी ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर। तो इसका हम डिराइव करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए ml स्क्वायर t-2, ठीक है, जो हमारी एनर्जी की डायमेंशन होता है, मास के लिए m ले लिया, टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो इसका हो जाएगा m0 L2 एंड t-2 एंड k। ओके, तो इसकी ऐसा यूनिट जो है वो जूल पर केजी पर केल्विन। देखो ये जूल पर केजी पर केल्विन। नाउ लेटेंट हीट क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ हीट बाय मास। ठीक है, तो जितनी हीट आई है, जितनी हीट है हमारी, ठीक है, पर यूनिट मास, ये हमारी लेटेंट हीट होती है। इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे
तो मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे mL²T-2 क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए और मास के लिए m, तो m0L2T-2 और ऐसा यूनिट होगी जूल पर केजी। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर। देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होते हैं एनर्जी होती है हमारी। कैसे एनर्जी होती है? देखो प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम। तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम, और एरिया जो है वॉल्यूम से कट सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एरिया से एरिया कट जाएगा तो फोर्स इनटू डिस्टेंस रह जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? एक तरह से एनर्जी होती है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस कह रहा हूं मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, वर्क होती है एनर्जी। तो यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमारी एनर्जी होगी और टेम्परेचर से डिवाइड है तो जूल पर केल्विन इसकी ऐसा यूनिट होगी। और डायमेंशन फॉर्मूला तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे करते हैं। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, एवोगैड्रो नंबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल हम कह सकते हैं। तो ये डायमेंशन लेस है और इसकी ऐसा यूनिट है पर मोल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई यूनिट नहीं होगी और नीचे मोल है तो मोल इनवर्स हमारी ऐसे यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हमने अभी करा था डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2K-1। याद रखना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2K-1। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा और इसकी ऐसे यूनिट जूल पर केल्विन। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन या फिर ओरिजिनल डायमेंशन कह सकते हैं इनटू टेम्परेचर यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होएगा कि L/L हो गया और यहाँ पर K, तो m0 L0 T0 एंड केल्विन इनवर्स। यहाँ पर ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स हो जाएगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर बाय डिस्टेंस होगा तो केल्विन बाय डिस्टेंस m0 L-1 T0 केल्विन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, डिस्टेंस का L-1 हो गया और टेम्परेचर का केल्विन, तो केल्विन पर मीटर जो होगा हमारा वो ऐसा यूनिट होएगी। Now coefficient of thermal conductivity, quantity of heat divided by area into time into temperature gradient। याद रखना coefficient of thermal conductivity का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, quantity of heat divided by area into time into temperature gradient। इसको नोट डाउन कर लीजिए, mL/T-3K-1। ठीक है, इनफैक्ट सारे ही जितने फॉर्मूले दिखा रहा हूँ नोट डाउन करते रहना। तो इसका जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन। ठीक है या फिर आप इसको कह सकते हो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन हमारी ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए ये बहुत है हमारे पास। ठीक है, जितनी भी हमने डायमेंशन एनालिसिस कर ली, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर प्रैक्टिसेस ताकि हमें क्लियर हो कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 4 टाइप्स के होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड डायमेंशनल कांस्टेंट। फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स, सेकंड है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब कि इनका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे कि एरिया और प्रेशर हो गया, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। बट फर्स्ट वाले केस में डायमेंशनल है तो इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनका डायमेंशन होगा। बट नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एंगल और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, एंगल ही ले लो आप, चेंज होता रहता है एंगल। ठीक है, बट आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका यहाँ पे डायमेंशन है वो नहीं होता यहाँ पे, तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स हो गए। देन डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनका कुछ अपना वैल्यू होती है और वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका डायमेंशन भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो प्लैंक्स कांस्टेंट ले लीजिए आप। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, उसका डायमेंशन भी है और वो एक कांस्टेंट भी है। नाउ नॉन डायमेंशन कांस्टेंट, जैसे कि हमारे प्योर नंबर्स हो गए, ना तो कोई डायमेंशन होता है और वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो नॉन डायमेंशन कांस्टेंट। ये सिंपल 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट है, इसे लर्न कर लेना। आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस की ओर। तो यूजेस हमारे 3 यूजेस हैं डायमेंशनल इक्वेशंस के। ठीक है, पहली चीज हम इसको यूज करते हैं करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन को देखने के लिए कि हमारी फिजिकल रिलेशन जो है, हमारी फिजिकल इक्वेशन जो है वो सही है कि नहीं है, उसको यूज करने के लिए हम डायमेंशन इक्वेशंस का यूज करते हैं। सेकेंडली हम इसको यूज करते हैं रिलेशन निकालने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, उनका रिलेशन निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। ठीक है, तो ½ mv² काइनेटिक एनर्जी कैसे हम डिराइव करेंगे, उसको यूज करने के लिए डायमेंशन इक्वेशंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपका
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है, प्रेशर। लेकिन अगर आपको ऐसा यूनिट में यूज करना है उसको, तो आप किसका यूज करोगे, इस डायमेंशन इक्वेशंस का यूज करोगे, ताकि आप उस सिस्टम ऑफ यूनिट से अपने जो ऐसा सिस्टम है उसमें निकाल सको। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे सीजे सिस्टम में आपको पता ही होगा कि डाइन यूज होता है, ठीक है, न्यूटन यूज नहीं होता। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होता है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे, ये एग्जांपल के साथ समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे हमें करना है कि चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। तो हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू करेंगे कि जो मास हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं mv, g और h। नाउ हम सिंपली डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाफ, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, मास का m हो गया और ये LT-1 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे फर्दर, क्या हो जाएगा, mL²T-2, ये हो गया हमारा। बट राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा, mgh। तो mgh का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन है, तो LT-2 हो जाएगा, और ये हाइट है यानी कि एक तरह से लेंथ है, तो इसका हो जाएगा कि ML²T-2। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, ML²T-2, और राइट हैंड साइड पे भी ML²T-2, यानी कि दोनों ही एनर्जी है, दोनों ही डायमेंशन एनालिसिस को के रूल्स जो हैं, ठीक है, उसको उस पे ये खरे उतर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द फिजिकल रिलेशन, ठीक है, इज, या फिर हम लिख सकते हैं कैन बी वेरीफाइड, ठीक है, बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। किससे हम डायमेंशनल एनालिसिस क्या बोलेंगे, एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम इसको प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो mgh के डायमेंशन से इक्वल है। तो यहीं पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की जो प्रूव हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है, इसको हम यहीं पे कर लेते हैं कि डायमेंशन चाहे कहीं भी हो, ठीक है, वो होमोजेनियस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन जो है यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। ठीक है, तो ये जो है हमारी इक्वेशन फॉलो कर रही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें कि हम डिराइव करेंगे यूजिंग द सिमिलर डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हमें बता रखा हुआ कि इसी से वो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमें एक फिक्स्ड तरह से इक्वेशन डिराइव करनी है। ठीक है, तो अभी करेंगे। नाउ हमारे पास एक और एग्जांपल है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन हमें डिराइव करना एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मैं आशा करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, साफ समझ में आ रहा होगा क्या क्वेश्चन है और ये क्या डिमांड कर रहा है। हमारे इसकी सिंपल सी डिमांड है कि एक इक्वेशन, एक रिलेशन हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि वो किस किस पे हमें मैटर कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम एक जनरल रिलेशन लिख लेते हैं। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जो फोर्स है हमारा, एक यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, वो एथ पावर ऑफ m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, bth पावर ऑफ v से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और cth पावर ऑफ r से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये कैसे आया? ये हमने क्योंकि यहाँ पर माना था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एथ पावर ऑफ m। ठीक है, एंड यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है bth पावर ऑफ वेलोसिटी b, एंड यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cth पावर ऑफ रेडियस r। ठीक है, जिस सर्कल ऑफ रेडियस पे घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस r है। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, एक रफ इक्वेशन बनाई है। इसको हमें यहाँ पर मैच्योर करना है, इसको यहाँ पर हमें डिराइव करना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ठीक है, और राइट हैंड साइड लेना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, ML
t माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या है k m a v b r c। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m है तो m की पावर a हो गया। ठीक है, यहाँ पर मास है, मास का जो है वो हम m ही लेते हैं तो m लिया है। वेलोसिटी का हाँ एल टी माइनस वन लेते हैं तो उसकी पावर b है। और यहाँ पर ये हम सॉरी मैं अभी जो कर रहा हूँ ना आपके लिए वो हमारा क्या है इस चीज़ के लिए, राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए है तो मास के लिए a हो गया। ठीक है, एल टी माइनस वन के लिए b हो गया और r के लिए जो है हमारा l हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये राइट हैंड साइड को और आगे करेंगे तो m a हो गया और l हो गया b प्लस c और t हो गया माइनस b, t हो गया माइनस b। ठीक है, l हो गया हमारा b प्लस c और m हो गया a। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ठीक है मैच करेंगे, मैचिंग द exponents of m l and t both sides। ठीक है, दोनों साइड्स हमने m l और t के एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करा तो हमने क्या जाना कि जो a है ठीक है वो हमारा 1 है, 1 आ गया क्योंकि a जो है 1 आ रहा है, और b प्लस c जो है हमारा ठीक है वो क्या आ रहा है हमारा, वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो ये माइनस b है ठीक है जो कि t की एक्सपोनेंट है वो क्या आ रहा है माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीज? ठीक है, माइनस b हो गया माइनस 2। ठीक है, b प्लस c हो गया 1 और हमारा a जो हो गया वो हो गया 1। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लें कि हमारा b जो हो गया वो तो 2 हो गया, a हो गया 1। ठीक है, प्लस b प्लस c जो होता है वो 1 है। ठीक है, तो हमारा 2 प्लस c जो है वो 1 है, तो c क्या हो गया यहाँ पे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। तो हमारा a क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, b क्या हो गया 2 हो गया और c क्या हो गया माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या पर आता है हमारा फोर्स का इक्वेशन। तो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा k एज इट इज। ठीक है, m की पावर क्या है, m की हमने a ली थी ना। ठीक है, तो a तो 1 है हमारा। नाउ v ले लेते हैं, v की पावर b है बट b हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, फिर हमारा r है लेकिन r जो r की पावर c है और c माइनस 1 है, तो इस तरह से आ गया। ठीक है, तो हमारा फोर्स आ गया k mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, और बाद में देखिए कई सारा सिनेरियोज में हमने इन सारे कैलकुलेशन को यूज करा तो हमें k की वैल्यू जान पड़ी 1। ठीक है, वी फाउंड दैट k इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा जिसको हमें डिराइव करना था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, हमने डिराइव कर लिया, या फिर हम इसको k भी लिख सकते हैं लेकिन k हमें क्या पता लगा 1। ठीक है, बट अगर जनरल लिखना हो तो k यहाँ पे लिखना पड़ेगा k mv स्क्वायर बाय r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हमने डिराइव कर लिया एक फिजिकल रिलेशन यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, और हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। ठीक है, कि किस तरह से हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं किसी फिजिकल रिलेशन की। ठीक है, कि वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है, तो वो भी हमने डायमेंशन एनालिसिस से कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें हम जो नेक्स्ट यूज है वो कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ठीक है, वो हम करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट टू अनदर। दिखाई दे रहा है आपको, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को x से रिप्रेजेंट करके उसको हम लिख सकते हैं n इंटू यू, जहाँ पर ये x जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है और n जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है n हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा साफ साफ।
और u जो है हमारा वो यूनिट है, कोई यूनिट, ठीक है। जैसे मास के लिए kg हो गया, लेंथ के लिए मीटर हो गया और टाइम के लिए सेकंड हो गया, ऐसे यूनिट है कोई, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हम दो फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है, ठीक है, वो बदल सकती है, यूनिट वो बदल सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो वो क्वांटिटी है, ठीक है, वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। अगर ये बोर्ड है तो ये बोर्ड की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, हाँ इसकी यूनिट्स और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू इस यूनिट, बट इसकी लेंथ जो है वही रहेगी, सेम रहेगी, तो क्वांटिटी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हम इसलिए इसको कह सकते हैं कि N1 U1, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए हमने N2 U2, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो अब क्या करेंगे, हमने इसको डायमेंशन एनालिसिस के फॉर्म में लेना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये n तो एज इट इज रहेगा N1 इसका, बट u को हम चेंज कर देंगे मास लेंथ एंड टाइम में, ठीक है, हम डायमेंशन में यूज करेंगे, तो m, ठीक है, यहाँ पर l और यहाँ पे t, समझ में आ रहा है। तो हम इस तरह से करेंगे, और हमने 1 2 लिया है तो हमने m1 l1 और t1 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, m1 l1 एंड t1, समझ में आया। यहाँ भी हम देखें n2 और इसको कर देंगे m2 l2 एंड t2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सार को। देखिए आगे हम क्या करेंगे, हमें अब इनको डिवाइड करना है, तो एक सिंपल सा हम चीज़ करेंगे कि हमें क्या करना है कि हम लेट कर लेंगे कि इनकी पावर जो है वो a है, b है, c है, ठीक है। हमें नहीं पता कि m1 l1 t1 की पावर 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है या फिर माइनस में है, ठीक है, हमें नहीं पता ये यूनिट किस में है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मास की पावर a है और लेंथ की पावर b है और टाइम की पावर c है, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से यहाँ भी मास की पावर जो है a है, लेंथ की b है और टाइम की c है, क्योंकि यहाँ जो मास की पावर होगी वही यहाँ पे होगी ना, क्योंकि हमें ये इक्वल है, देखिए आप इक्वल हैं, तो ये लेंथ की जो पावर होगी वो लेंथ की होगी, टाइम की जो पावर होगी वो टाइम की होगी, ठीक है। इसे हमने खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम n1 को इधर ले जाएंगे तो n2/n1 हो जाएगा, ठीक है, और ये मास लेंथ एंड टाइम को उधर ले जाएंगे तो ये m1/m2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि पावर a हो जाएगी, l1/l2 की पावर b हो जाएगी और t1/t2 की पावर c हो जाएगी, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो गया, n2/n1। तो यहाँ पर देखिए अब n2 ऊपर 2 ऊपर है और यहाँ पे 1 ऊपर है, ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे हम कि n2 इक्वल्स टू n1 इंटू, ठीक है, m1/m2 की पावर a, ठीक है, l1/l2 की पावर b और t1/t2 की पावर c। इसे बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया दो फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करने में, कि तो दूसरे सिस्टम ऑफ क्वांटिटी से हम इसको करेंगे तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो हमारा है, और मास का रेशो की पावर a, लेंथ की रेशो की पावर b और टाइम की रेशो की पावर c, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसी के बेस पे, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। नो, आपने नोट डाउन कर लिया, मैंने मिटा दिया। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि कन्वर्ट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक इनटू 10/cm²। कन्वर्ट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक इंटू 10/cm², ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देख सकते हैं हम कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेना है। तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अगर डाइन में करें तो 10⁵ डाइन होता है, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, वो कहता है कि हमें डाइन/cm² में लाना है। क्या लाना है, डाइन/cm² में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हमें
देखना है कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 न्यूटन होता है, ठीक है, क्योंकि डाइन जो है हमारी फोर्स की यूनिट है, ठीक है। तो न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होता है। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है, यानी कि हमारी ऐसा यूनिट में तो यहाँ पर न्यूटन हो गया और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन उनको चाहिए यहाँ पे डाइन और यहाँ पे चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया पर नाउ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट के हिसाब से 1 न्यूटन और 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लॉजिकली 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही बात? बट हमें क्या करना है, उसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। तो सिंपल सी बात है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स होती है एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो 100 का जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर का क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर करा और स्क्वायर का हो गया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके इक्वल हो जाएगा, देखिए न्यूटन का हो गया 10⁵, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हम कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हमारे को पता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूटन को कन्वर्ट कर देना है इसमें 10⁵ डाइन्स में, ठीक है, और मीटर स्क्वायर की क्या जगह हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर -2 हो जाएगा ना। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁵ × 10⁵, 5 5 10 और 10 - 4 10⁶, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है हमारा प्रेशर, ठीक है। तो हमें न्यूटन का पता था कि 10⁵ डाइन्स होता है, मीटर स्क्वायर का पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। याद रखना कि 1 मीटर स्क्वायर जो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट ये हमारा डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है इसके पावर सही वो माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया ये, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, ठीक है। तो लिमिटेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ क्या है लिमिटेशन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कुछ लिमिटेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ लिखकर, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, कि इस डायमेंशन एनालिसिस से हमने जैसे अभी डिराइव करके दिखाया एक इक्वेशन को, इसी तरह से हम सारी डायमेंशनल क्वांटिटीज, मतलब जितने भी क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, उन सभी को डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम जो है यहाँ पर 3 वेरिएबल्स ले सकते हैं, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, या कोई और 3 वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, जो कि मास, लेंथ, या फिर हम ये कहें कि वो हमारी 3 चीज़ें पर, यानी कि A, B, C और D, ये 3 अलग अलग क्वांटिटीज के से डिपेंड कर रही है, ठीक है, चेंज हो रही है, तो हम ऐसे क्वांटिटी को डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आया? जैसे कि हमने यहाँ पर प्रूव करा था कि
जो सेंट्रीपिटल फोर्स था F, वो क्या आया था हमारा kmv²/r। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ही हमारे क्वांटिटीज हैं, मास, वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो निकाल लिया, लेकिन क्या होता कि अगर एक और क्वांटिटी होती, एक और फिजिकल क्वांटिटी होती, तो हम ये यूज़ करके नहीं निकाल सकते थे। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ी लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, ठीक है। नंबर 2, तो नंबर 2 पे क्या आया, तो ये क्या कहता है, कंपोजिट रिलेशंस। कुछ कंपोजिट रिलेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि S = UT + ½ AT², ठीक है, या फिर V² - U² = 2AS, ठीक है। तो इस तरह की हम जो इक्वेशंस हैं उसको डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की कंपोजिट रिलेशंस को हम डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये कहता है कि हम ये भी नहीं बताते, वी कुड नॉट गेट द वैल्यू ऑफ, नाउ किसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये एक और ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्या ड्रॉबैक है इसके, कि वो बताता है कि ऐसा कोई फिजिकल रिलेशनशिप जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम नहीं निकाल सकते। कोई ऐसा हमारे पास कोई इक्वेशन है कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं, उसको डिराइव भी नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। या फिर हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल फॉर फिजिकल रिलेशंस हैविंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री या फिर और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है ना। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया कि e⁻², ठीक है। तो e⁻² अगर इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है किसी फिजिकल रिलेशन में, ठीक है, या फिर किसी कोई हमारा फॉर्मूला है जिसमें कि इस तरह की हमारी यूज हो रही है क्वांटिटी, तो उस तरह के हम फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। समझ में आया। तो इसके अलावा कुछ और भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, बट ये इतने काफ़ी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर मैं इस ट्यूटोरियल का एंड कर रहा हूँ और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक हो रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरा ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए, ठीक है। और इस तरह से हम अगर करते चले तो जल्दी हमारा सिलेबस को कंप्लीट करने का मोटिव है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स करवाऊँगा, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी का तो होएगा ही, बट थोड़ा बहुत जो है रेफरेंस बुक से भी ले रहा हूँ, मॉडर्न एबीसी से, ताकि आपको फुल फ्लैज नॉलेज आप तक पहुँचे और आप कंपटीशंस में और आप जो जितने भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप एस कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।